दोस्तों, हमारे इस नावल की आज लास्ट किस्त है। सभी दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इस किस्त को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू। मेरे मियाँ की बहन है, उसकी शादी को भी 1 साल ही हुआ है और वो लाहौर में रहते हैं। लेकिन अब उसके मियाँ की ट्रांसफ़र तुम्हारे शहर में हो गई है। वो शादी के बाद से तकरीबन 6 महीने से वहाँ इस्लामाबाद में ही रहता है। वह लाहौर में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन फिर उसकी कंपनी को इस्लामाबाद में काम मिला तो वो वहाँ चला गया। अभी तो वहाँ अकेला रहता है, लेकिन मैं कुछ दिन पहले लाहौर गई थी तो मेरे मियाँ की बहन ने बताया कि उसके मियाँ का वहाँ काम लंबे अरसे तक का है, इसलिए वो चाहता है कि अपनी बीवी को भी साथ वहाँ ले जाएगा और वहाँ किराए के घर लेकर रहेगा। मैंने कहा, आंटी जी, उनकी अभी नई शादी हुई है और उनका मियाँ अभी उनके साथ है और वो तो उनको कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देगा। फिर इसमें मेरा हिसाब कैसे फिट होगा? आंटी बोली, हौसला रखो, मैं पूरी बात बता रही हूँ ना, पहले पूरी बात सुन लो, फिर अपना फैसला कर लेना। मैंने कहा, ठीक है आंटी जी, आप बोलो जो भी बोलना है। फिर आंटी ने कहा, एक तो ये कि शायद मेरे मियाँ की बहन अगले 1 महीने तक वहाँ चली जाएगी। दूसरा ये है कि मेरे मियाँ की बहन मेरी बहुत अच्छी सहेली भी है। जब मेरे मियाँ जिंदा थे तो वो यहाँ कई कई महीने मेरे पास आकर रहती थी। मेरे इसके साथ खुली गपशप थी। वो अपनी हर बात मुझसे ही शेयर करती थी। और ये भी बता दूं, वो एक बड़ी गर्म लड़की थी। वो जवान भी है और जज्बात भी रखती है। जवानी में तो हर औरत का ख्वाब होता है कि उसको ऐसा मर्द मिले जो उसको दिलो जान से जिस्मानी और दुनियावी लिहाज से हर वक्त खुश रखे। और जब उसकी शादी हो गई थी तो वो भी मुझसे यहाँ मिलने आती रहती थी। उसने मुझे बताया था कि उसका मियाँ अच्छा बंदा है, लेकिन मसला ये है कि वो जिस्मानी लिहाज से ज़्यादा खुश नहीं रख सकता। वो मेरे साथ तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा करता ज़रूर है और मुझे रास्ते में ही छोड़ देता है और मैं अकेले ही कभी अपनी उंगली से कभी कुछ और करके अपने जिस्म को तस्कीन देकर टाइम गुजार देती हूँ। उसको मेरे और बिलाल के ताल्लुक़ का भी पता है। उसने एक दफ़ा बहुत तंग होकर मुझे कहा भी कि भाभी, मुझे भी एक दफ़ा बिलाल से करवा दो, लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि अगर मैं बिलाल से एक दफ़ा उसका काम करवा देती तो बिलाल का बस नहीं चलता, उसको हर रोज़ मिलता। इस मामले में बहुत ठरकी है और जब एक दफ़ा उसका काम हो जाना था तो उसने इस चक्कर में मेरे मियाँ की बहन महविश के पीछे लाहौर तक चले जाना था और वहाँ पे मसला बन जाना था, क्योंकि महविश का ससुराल जॉइंट फैमिली सिस्टम है और उसका देवर वकील भी है और बड़ा सख्त मिजाज का बंदा है। किसी ना किसी दिन अगर बिलाल वहाँ पकड़ा जाता तो महविश की ज़िंदगी बर्बाद हो जानी थी। बस इस डर से ही आज तक मैंने महविश का काम नहीं करवाया और ना ही बिलाल को कभी महविश का पता लिखने दिया। मैंने कहा, आंटी जी, मैं आपकी पूरी बात समझ गया हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब महविश इस्लामाबाद चली जाएगी तो मेरा इसके घर आना जाना कैसे होगा, और दूसरा उसके मियाँ का क्या होगा? अगर उसको पता चल गया तो फिर क्या होगा? आंटी ने कहा, देखो काशी, तुम खुद इस्लामाबाद में रहते हो, तुम्हें तो वहाँ का माहौल ज़्यादा पता है। वहाँ शहर का माहौल इतना बेहिस है कि साथ वाले का पता नहीं होता, इसलिए तुम्हारे लिए ये तो मसला नहीं होगा कि तुम महविश के क्या लगते हो। दूसरा, उसका मियाँ कौन सा हर टाइम घर पे होता है? वो तो सुबह घर से जाता है और रात को घर वापस आता है और हफ्ते में एक ही दिन उसको छुट्टी होती है। और रही बात महविश की, उसको मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। फिर जब वो इस्लामाबाद चली जाएगी मैं तुम्हें उसका मोबाइल नंबर दे दूंगी। तुम पहले फ़ोन पे ही उसके साथ कुछ अरसा गपशप लगा लेना करना। जब देखो वो मुकम्मल राज़ी हो गई है तो बस फिर वो खुद ही तुम्हें मिलने का भी बता देगी। और वैसे भी मुझे पता है तुम्हें उसको राज़ी करने में 1 महीना भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अभी उसको तुम्हारे बारे में मुकम्मल एतमाद में कर लूँगी। कुछ तुम खुद कर लेना, बस फिर समझो एक गर्म और टाइट अपने ही शहर में मिल जाएगी और हो सकता है मैं भी कभी कभी मिल जाऊं। मैं आंटी की बात सुनकर खुश हो गया। मेरे अंदर की कैफियत ये थी कि अंदर दिल ही दिल में लड्डू फूट रहे थे।
क्योंकि मेरे लिए इस्लामाबाद में ही बंदोबस्त हो गया था। अब मेरा अपने ही शहर में काम बन गया था। मैंने आंटी को कहा, वाह आंटी जी, कमाल का बंदोबस्त किया है आपने, दिल खुश हो गया है। आंटी ने कहा, बस एक बात का ख्याल रखना, ये बात बिलाल को पता ना चले, और दूसरा महविश के साथ भी पूरे ध्यान से ही मिलते रहना। मैंने कहा, आंटी जी आप बेफिक्र हो जाएं। फिर मैंने आंटी को कहा, आंटी जी आगे क्या मूड है? आंटी ने कहा, तुम बताओ क्या करना है? तो फिर आंटी ने कहा, तुम लेट जाओ, मैं भी उसके अंदर जान डालती हूँ। मैं टांगे सीधी करके लेट गया और आंटी घोड़ी स्टाइल में मेरे सीधे खात वाले साइड पर आ गई। पहले तो आंटी आहिस्ता आहिस्ता कर रही थी, लेकिन फिर अपनी स्पीड काफ़ी तेज़ कर रही थी। मेरे मुंह से लज्जत भरी आवाज़ें निकल रही थीं। फिर आंटी ने मुंह के बल ही बेड पे लेट गई और मैं भी अपनी आंखें बंद करके कुछ देर लेटा रहा। कोई 5 मिनट बाद ही आंटी ने कहा, काशी बेटा कैसा लगा? तो मैंने कहा, आंटी जी आज तो मज़ा आ गया है। फिर आंटी वहाँ से बरहन्ना ही उठी और अपनी किचन में चली गई और थोड़ी देर बाद उसने 2 गिलास दूध के पकड़े हुए थे और दूध में शहद भी डाला हुआ था। एक मुझे दिया और एक खुद लेकर बेड पर ही बैठकर पीने लगी। मैं भी अपना गिलास लेकर दूध पीने लगा। मैंने कमरे में लगी घड़ी पे नज़र मारी तो 2 बजे का टाइम हो चुका था और मुझे बिलाल की बात याद आई कि 3 से पहले पहले काम निपटाकर यहाँ से निकलना है। मैंने जल्दी से अपना गिलास खाली किया और आंटी भी अपना गिलास खाली कर चुकी थी। उन्होंने मेरे से गिलास लिया और बाहर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद आंटी आकर दोबारा मेरे साथ बरहन्ना ही लेट गई और पूछने लगी, वैसे काशी सच में तुमने आज तक किसी औरत को नहीं छुआ? तुम्हारे ये सब एक्शन से लगता तो नहीं है कि तुमने किसी को अभी तक छुआ ना हो। तो मैंने कहा, आंटी जी सच में ये मेरा पहली दफ़ा है, और रही बात मुझे ये सब पता होने की, आजकल केबल और नेट का दौर है, हर चीज़ आम है, बच्चे बच्चे को पता है। आंटी ने कहा, हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा एक तजर्बा देख चुकी हूँ। मैंने कहा, वो कैसे आंटी जी? तो आंटी ने कहा, मेरे घर में भी केबल लगी हुई है, तुम्हें तो पता है केबल पे किस तरह के चैनल लगे हुए हैं, और मेरी एक जवान बेटी भी है, वो आजकल फारग ही है और अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रही है। इसलिए एक रात मैं सो गई थी, लेकिन वो टीवी देख रही थी, वो भी यहाँ ही मेरे साथ सोती है। रात को अचानक मेरी प्यास की वजह से आंख खुली तो देखा मेरी बड़ी बेटी टीवी देख रही थी। टीवी पे कोई इंग्लिश फिल्म लगी थी, इसमें कोई गोरी किसी गोरे की मर्द की जोड़ी में बैठी हुई थी। मैं तो देखकर ही पागल हो गई और गुस्सा भी आया और अपनी बेटी को डांट दिया कि टीवी बंद करो, इतनी रात तक लगाया हुआ है। बस वो भी डर कर टीवी बंद करके सो गई। मैंने कहा, आंटी जी ख्याल रखा करें, आपकी बेटी जवान है और सब कुछ देखती है और समझती भी है, और इस उम्र में तो स्कूल से भी लड़कियों को अपनी सहेलियों से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। इसलिए थोड़ा प्यार से मोहब्बत से अपनी बेटी को माँ नहीं दोस्त बनकर समझाओ और कोशिश करके उसकी ख्वाहिश पूरी कर दिया करो। मुझे उम्मीद है वो सब कुछ समझ जाएगी। आंटी ने कहा, हाँ क्या तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन वो जवान है, मैं उसकी ये वाली ख्वाहिश तो पूरी नहीं करवा सकती, ये तो शादी के बाद ही पूरी हो सकती है। बाकी मैं उसको खुश रख सकती हूँ, मैं दोस्त बनकर ही उसको समझा दिया करूँगी, लेकिन डर लगता है, जवानी का खून है, कहीं मोहल्ले में या कहीं गलत हरकत ना कर बैठे और शादी से पहले ही बदनाम हो जाए। मैंने कहा, आंटी जी मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन अगर वो कोई गलत कर ना बैठे, लेकिन इससे बेहतर है कि आप इसकी माँ नहीं दोस्त बन जाओ और आपसे वो हर बात शेयर करेगी। उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ भी बता दो। आंटी जी बेटी की सबसे बड़ी राजदान और खैरख्वाह एक माँ ही हो सकती है, इसलिए मुझे जो ठीक लगा आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी। आंटी ने कहा, काशी बेटा कह तो तुम ठीक रहे हो, मैं इस बारे में सोचूंगी, फिर खुद ही कोई हल निकाल लूँगी। मैंने कहा, आंटी जी टाइम थोड़ा है, 2:30 बज गए हैं, मेरा दिल है जल्दी से एक राउंड लगा लेना चाहिए। आंटी ने टाइम देखा और बोली, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, आंटी जी अपना मोबाइल नंबर दे दो ताकि आपसे रब्ता कर सकूं, फिर बिलाल आ जाएगा। आंटी ने मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया, मैं अपने मोबाइल में सेव किया। फिर इस पोजीशन में खुद भी थक गया था और आंटी भी काफ़ी थक गई थी, तो मैं उनको ऊपर से हटकर
उन के साथ बेड पर ही लेट गया। जब हम दोनों की सांसें बहाल हुईं तो मैंने कहा, आंटी जी, पहली दफ़ा ज़िंदगी में मज़ा आ गया है। आंटी ने कहा, मुझे भी बहुत मज़ा आया। इशरत आंटी ने कहा, काशी, समीना बता रही थी तुम जिम वापस जा रहे हो और दोबारा फिर कब आओगे? मैंने कहा, आंटी जी, जल्दी तो चक्कर नहीं लगेगा, लेकिन उम्मीद है। जब दिसंबर में आखिरी दिनों को 10 से 15 छुट्टियां होंगी तब ही कोई चक्कर लगेगा। तो इशरत आंटी थोड़ा उदास हो गई और बोली, इसका मतलब है अब दिसंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने कहा, आंटी जी, ये तो है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं चची को बोलूँगा, वो आपका ख्याल ज़रूर करेंगी। आपको तो पता है ना, उनके पास कोई ना कोई जुगाड़ ज़रूर होता है। मैं भी आपके लिए उनको बोल दूँगा। इशरत आंटी ने मुझे एक लंबा सा बोसा किया और बोली, काशी, तुम ज़रूर समीना से मेरी बात करके जाना। वो मेरी बात से ज़्यादा तुम्हारी बात ज़्यादा सुनती है, वरना दिसंबर तक मेरा क्या होगा? मैंने इशरत आंटी को बोला, जाने मन बेफिक्र हो जाओ, मैं आपकी बात करके जाऊंगा और उनको बोल जाऊंगा कि इशरत आंटी का दिसंबर तक ख्याल लाजमी रखें। इशरत मेरी बात सुनकर खुश हो गई। फिर मैंने और इशरत आंटी ने मिलकर नहाया, वहाँ भी खूब मज़ा लिया और फिर मैं इशरत आंटी को आखिरी लंबी किस करके अपने घर आ गया। जब मैं घर वापस आकर दरवाजे पर घंटी दी तो थोड़ी देर बाद नूरीन ने ही दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर उसका चेहरा खिल उठा। मैंने फिर फ्लैंक किस की तो इस दफ़ा उसने कैच करके अपने होंठों पे लगा ली। मैं उसकी ये अदा देखकर खुश हो गया। फिर वो अंदर चची के कमरे में चली गई। मैंने खुद दरवाज़ा बंद किया और सीधा चची के कमरे में चला गया। चची बेड पे बैठी हुई थी और नूरीन बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। मैं भी नूरीन के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। चची ने पूछा, काशी, आ गए हो? सुनाओ बिलाल, कैसा? तुम उनके घर भी गए थे, मेरी छोटी बहन से मुलाकात हुई है? मैंने कहा, चची जान, बिलाल ठीक है, मैं उनके घर नहीं गया, बस दुकान पे ही बैठकर गपशप लगा ली थी, फिर वहाँ से घर आ गया हूँ। चची ने कहा, अच्छा ठीक है, और फिर बेड से उठकर बोली, मैं थोड़ा किचन में काम कर लूँ, अभी आती हूँ। चची ये बोलकर कमरे से चली गई और अब मैं और नूरीन अकेले थे। चची के बाहर जाते ही नूरीन उठकर बेड पे बैठ गई। मैं भी उठकर बेड पर बैठ गया और नूरीन की गर्दन में एक हाथ डालकर और दूसरा हाथ उसके नीचे से डालकर उठाकर अपनी झोली में बिठा लिया और अपने दोनों हाथ उसके कमीज के अंदर डालकर आहिस्ता आहिस्ता मसलने लगा। नूरीन ने आंखें बंद कर ली थी और अपना सर पीछे मेरे कंधे पर रखकर मुंह से गर्म गर्म लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैंने उसके कान में कहा, नूरीन मेरी जान, क्या हाल है? वो मुँह से कुछ नहीं बोल रही थी, बस सर हिलाकर कहा, ठीक हूँ। फिर मैंने कहा, जान, आज इतनी दिन बाद अपनी ज़ियारत नसीब करवाई है। तो फिर भी कुछ ना बोली और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। दूसरी तरफ मैं मुसलसल उसको मसल रहा था। फिर मैंने उसके कान में कहा, नूरीन मेरी जान, कल का क्या प्रोग्राम है? कल फिर मज़ा करवा रही हो कि नहीं? तो इस दफ़ा आयशा सी आवाज़ में बोली, जी मैं तो रोज़ तैयार हूँ, आप ही टाइम नहीं देते। मैंने अपना मुंह आगे करके उसके होंठों पर बोसा किया और फिर कुछ देर बाद बोला, जान, आपके लिए तो टाइम ही टाइम है, कहो तो अभी शुरू करें? तो वह फ़ौरन बोली, नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे घर जाना है, बहुत देर हो गई है, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। मैंने कहा, ठीक है जान, कल ही कर लेंगे। फिर वो आयशा से बोली, आपसे एक बात पूछनी थी। मैंने कहा, हाँ जान, ज़रूर पूछो, क्या पूछना है? तो वो बोली, बाजी समीना बता रही थी, और फिर वो खामोश हो गई। मैंने कहा, क्या कहा? चची ने। तो वो बोली, वो कह रही थी कि आप बाजी समीना और मुझे दोनों के एक साथ करना चाहते हैं। मैंने कहा, हाँ जान, मैंने ही कहा है। क्यों, क्या बात है? तुम्हें कोई मसला है? तो वो बोली, मसला तो कोई नहीं है, लेकिन शर्म बहुत आएगी, बाजी समीना के सामने ही मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने कहा, नूरीन मेरी जान, इसमें शर्म की कौन सी बात है? उनको तुम्हारा सब कुछ पता है, तुम्हें उनका सब कुछ पता है, और तो और तुम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी कर लेती हो, फिर मेरे साथ में क्या मसला है? मेरी बात सुनकर उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया और खामोश हो गई। फिर मैंने कहा, अच्छा जान, अगर तुम्हारा दिल नहीं करता तो रहने दो, मैं भी नहीं करूँगा। वो बोली, जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। बस थोड़ी सी शर्म आ रही थी, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं कर लूँगी। मैंने कहा, सोच लो, अगर तुम्हारा दिल नहीं है तो बता दो, तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, क्योंकि तुम तो मेरी जान हो। वो मेरी बात सुनकर शर्मा गई और बोली, नहीं नहीं,
मुझे कोई मसला नहीं है, मैं दिल से खुश हूँ। मैं कल आ जाऊँगी, फिर मिलकर करेंगे। मैं अभी तक इसको मसल रहा था, फिर यकदम चची कमरे में आ गई और जब नूरीन को मेरी झोली में देखा तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन नूरीन ने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए थे। वो शर्मा रही थी। चची चलती हुई हमारे नज़दीक आई और पहले नूरीन के मुंह से उसके हाथ हटाए और फिर अपना मुंह आगे करके नूरीन को एक लंबी सी पारी की। फिर मेरे मुंह के पास आकर मुझे और नूरीन को बोला, नूरीन, अपनी बाजी से क्या शर्माना, तो मुझे और मैं तुम्हें कितनी दफ़ा बरहन्ना देख चुकी हैं और मज़ा भी ले चुकी हैं। नूरीन चची की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। फिर वो कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, फिर वहाँ से उठी और अपने कपड़े ठीक किए और बोली, मैं घर जा रही हूँ, मैं कल सुबह आ जाऊँगी। और वो फिर अपने घर चली गई। नूरीन के चले जाने के बाद चची भी दोबारा किचन में चली गई। मैं भी चची के कमरे में से उठा और टीवी वाले कमरे में चला गया। मैं जब इशर आंटी के घर गया था तो अपना मोबाइल टीवी वाले कमरे में ही चार्जिंग पे लगा कर गया था। मैंने जाकर मोबाइल चार्जिंग से हटाया और देखा तो उस पर 4 मिस कॉल थी अननोन नंबर से। ये नंबर मेरे लिए अनजान था और मिस कॉल के साथ एक SMS भी आया हुआ था। मैंने SMS को ओपन किया और उसमें लिखा था, आपका क्या हाल है, आप तो हमको भूल ही गए हो और अब कॉल भी नहीं उठाते। मैं हैरान था, ये कौन है जो मुझे जानता है और मैं नहीं जानता। मैं टीवी वाले कमरे में ही बैठकर काफ़ी देर तक सोचता रहा, और ये कौन है। फिर मैंने उठकर बाहर देखा तो चची किचन में काम कर रही थी। मैं टीवी वाले कमरे में से निकला और अपने कमरे में चला गया। वहाँ जाकर दरवाज़ा बंद करके मैंने अननोन नंबर पे कॉल मिला दी। थोड़ी देर बाद रिंग जाना शुरू हो गई। काफ़ी देर तक रिंग बजती रही, लेकिन आगे से किसी ने कॉल पिक नहीं की। मैं तकरीबन 5 मिनट इंतज़ार करके दोबारा फिर कॉल की, लेकिन फिर किसी ने कॉल पिक नहीं की। आखिरकार मैंने SMS उस नंबर पर भेज दिया और पूछा कि आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं और मेरा नंबर कहाँ से मिला। फिर मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर दोबारा टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया। मैं काफ़ी देर तक SMS का जवाब का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर बच्चे भी घर आ गए थे। चची ने हम सबको खाना दिया। जब खाना खा रहा था मेरे मोबाइल पे SMS आया। मैं जल्दी से खाना ख़त्म किया और जाकर टीवी वाले कमरे में बैठ गया और अपने मोबाइल में SMS को ओपन किया तो उसमें लिखा था कि वाह जी वाह जनाब, तो इतनी जल्दी ही हमें भूल गए हैं। मैंने जवाब दिया, भूला नहीं हूँ जी, बस याद नहीं आ रहा, आप मेहरबानी करके याद करवा दें। फिर आगे से जवाब आया, अच्छा जी, आप तो ट्रेन में ऐसे मुस्कुरा रहे थे और घूर रहे थे जैसे मेरे साथ आपका कोई पुराना रिश्ता है। मैं उसका आखिरी SMS पढ़कर हैरत का झटका लगा कि ये तो वही ट्रेन वाली लड़की है जिसको मैंने कागज़ पे नंबर लिखकर छोड़ा था। मैंने फ़ौरन उस लड़की को जवाब दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं चला कि ये आप हैं। फिर उस लड़की का SMS आया, शुक्र है आपने मुझे पहचान लिया, नहीं तो मैं समझी थी कि ट्रेन में सिर्फ इत्तेफाक ही हो सकता है, हकीकत नहीं हो सकता। मैंने SMS किया कि मुझे यकीन नहीं आता आप वहाँ खिड़की से मेरा नंबर उठाओगी, लेकिन आज यकीन हो गया है। वैसे आप चीज़ ही ऐसी हैं, आपको कोई बोल सकता है। आगे से उस लड़की का SMS आया जिसमें बस इमोशन शो किया था। मैंने फिर उस लड़की को कहा, इतनी देर हो गई है, ये तो बता दें मैं किस दिलरुबा से बात कर रहा हूँ, कोई नाम तो होगा आपका। आगे से उसका SMS आया, मैं हिना हूँ और बतौर नर्स जॉब करती हूँ और लाहौर की रहने वाली हूँ, आपकी तारीफ़ क्या है। मैंने उसको अपना नाम ठीक बताया और कहा मैं भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसको ये बताया कि मेरा ताल्लुक़ शेखपुरा से है, ये नहीं बताया कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। मैंने फिर उससे पूछा कि आप ट्रेन में कहाँ से आ रही थी, तो हिना का जवाब आया कि मैं रावलपिंडी में सरकारी अस्पताल में बतौर नर्स काम करती हूँ। मैं उस दिन अपनी महीनावार छुट्टियों पर रावलपिंडी में से अब सोमवार को वापस ड्यूटी ज्वाइन करूँगी। फिर मैंने SMS किया, हिना जी फिर क्या सोचा है ना, दोस्ती करना पसंद करेंगी। तो उसका जवाब आया, अपना चीज़ कहाँ है, आप तो हर चीज़ को बड़े ही परख से देखते हैं। मैं हिना की बात समझ गया था, वो मुझे अपनी बैक कवर गोल्ड के इशारा दे रही थी। मैंने आगे से इमोशनल SMS किया। फिर मैंने कहा, हिना जी मैंने आपको अपनी गुड बुक में रख लिया है, आप भी मुझे अपनी गुड बुक में सेव कर लें।
अब तो मुलाकात होती रहेगी। आगे से उसका SMS आया, जी ठीक है, लेकिन आप तो शहपुरा में रहते हैं, मैं लाहौर में बस छुट्टियों में आती हूँ, फिर मुलाकात कहाँ होगी। मैंने जवाब दिया कि हिना जी, दिल में जगह होनी चाहिए, मुलाकात भी हो जाएगी, आप क्यों फिक्र करती हैं। लाहौर हो या रावलपिंडी, दोनों ही पाकिस्तान में हैं, कौन सा पाकिस्तान से बाहर हैं जब मुलाकात नहीं हो सकेगी। मैंने पूछा, वैसे हिना जी, आपकी शादी हुई है या अभी कुंवारी हैं। तो आगे से जवाब आया, शादी तो अभी नहीं हुई है और ना ही अभी तक किसी को छूने दिया है, लेकिन मैं भी जवान हूँ, जज्बात रखती हूँ, कभी कभी खुद ही अपने से मज़ा ले लेती हूँ, इतना तो हक है ना मुझे। मैंने जवाब दिया, क्यों नहीं हिना जी, क्या हमें भी अपनी ज़ियारत का कभी मौका देंगी या हम अपना मुंह बंद ही रखें। तो आगे से हिना का जवाब आया, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखें, शायद कुछ आपको फ़ायदा हो जाए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं हिना का जवाब सुनकर खुश हो गया और मुझे समझ लग गई थी कि ये लड़की लंबे अरसे तक साथ चलने वाली है। फिर हिना का SMS आया कि अभी जब तक मैं लाहौर अपने घर पे हूँ, आप मुझे कॉल ना करें और ना ही खुद SMS करें, मैं खुद आपसे रब्ता करूँगी। मैं जब वापस ड्यूटी पे जाऊँगी तो आपको कॉल करके बता दूँगी, फिर कॉल पे ही गपशप लगा लिया करेंगे। मैंने हिना को कहा, हिना जी, आपका हुक्म सर आँखों पे, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। फिर हिना की तरफ से आखिरी SMS आया, अभी मुझे कुछ घर का काम है, मैं फिर टाइम निकाल कर बात करूँगी। जब मैं इस्लामाबाद अपने घर वापस आ गया, मेरा दिल ही नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे शहपुरा में गुजारे हुए दिन और नूरीन, इशरत आंटी, समीना चाची, साइमा आंटी और बिलाल वाली आंटी सब याद आ रहे थे। लेकिन मैं क्या कर सकता था, मुझे वापस भी आना था और आकर अपनी अगली पढ़ाई का कुछ करना था। खैर, मैंने नैविश और आसमा आंटी से पहले फौजिया आंटी और हिना के मामले को पहले सेट करना है। मैंने हिना के साथ मिलने का प्लान बनाने लगा। मुझे आए हुए 4 दिन हो गए थे, आज मंगल था। मैंने सोचा लाहौर से वापस आ चुकी होंगी और वो पिंडी में अपनी ड्यूटी पे आ चुकी होंगी। मैं सुबह के टाइम यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। मैंने 3 यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर चुका था। टाइम देखा तो 1 बजने वाला था। मैं सीधा घर आ गया और आकर नहा धोकर खाना खाया और अपने बेडरूम में गया और तकरीबन 3 बजे के वक्त मैंने अपने मोबाइल से हिना का SMS किया कि क्या हाल है, कैसी हो, रावलपिंडी चली गई हो। मैं SMS भेजकर जवाब का इंतज़ार करने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपना लैपटॉप लगा लिया और कुछ टाइम देखने लगा। कोई 20 मिनट बाद मुझे SMS आया, देखा वो हिना का ही था। उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, मैं रावलपिंडी में हूँ, ड्यूटी पे हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो, आज कैसे याद कर लिया। मैंने जवाब दिया, आप कोई बोलने वाली चीज़ हैं, आप तो हमेशा दिल में हैं, वो अलग बात है, आप ही भूल जाती हैं। आपने कहा था मैं रावलपिंडी जाकर रब्ता करूँगी, लेकिन आपने नहीं किया। मैं कल आपकी कॉल या SMS का इंतज़ार कर रहा था, आज खुद कर दिया। तो आगे से हिना का जवाब आया, सॉरी डियर, मैं कल आकर काफ़ी मसरूफ़ थी, कल शाम तक तो ऑपरेशन थे, इसलिए मसरूफ़ थी, टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने हिना के साथ कुछ वहाँ की बातें की और बातों बातों में उसके अस्पताल का नाम और किस डिपार्टमेंट में काम करती है उसका पूछ लिया। वो अस्पताल ज़्यादा दूर नहीं था। हर कुछ देर गपशप लगाकर बाय बोल दिया। इस तरह ही मैंने उससे जुमे तक और 2 मरतबा SMS पे गपशप लगाई, लेकिन मैंने उसको अपने बारे में नहीं बताया कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। मैं असल में उसको सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए हफ्ते वाले दिन शेव वगैरह की, पैंट शर्ट पहनी और मोटर बाइक निकाली और पिंडी की तरफ निकल आया और फिर मैं हिना के बताए हुए अस्पताल पहुँच गया।